इतिहास की दुनिया में आपका अभिनंदन। इतिहास पाठ में आज हम इतिहास के क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। इस सिलसिले में अब तक हम 3 बार मिल चुके हैं और आज चौथी बार मिल रहे हैं। मेरे पास जो किताब है उसका नाम है इतिहास दर्शन और जिसे लिखा है डॉक्टर झारखंडे चौबे ने। इतिहास के क्षेत्र को लेकर अब तक हमने जो बात की है पिछले अंकों में, उसका सार यह है कि अध्ययन की सुविधा के लिए हमें इतिहास को विभाजित करना पड़ता है। यह विभाजन राजनीतिक इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास, सामाजिक इतिहास, संसदीय इतिहास, सैनिक इतिहास, धार्मिक इतिहास अनेक रूपों में हो सकता है। मैं आगे पढ़ रहा हूँ। मुझे दिखाई दे रहा है कॉमनवेल्थ का इतिहास। मित्रों, इतिहास के साथ यह संकट भी है और इतिहास के लिए यह एक अवसर भी होता है कि विभिन्न देश अपनी सुविधा के अनुसार इतिहास लिखते हैं। अब जो देश इंग्लैंड से आज़ाद हो गए, ब्रिटेन से आज़ाद हो गए, उन देशों के इतिहास को ब्रिटेन में कॉमनवेल्थ इतिहास के नाम से पढ़ाया जाता है। उनकी अपनी सुविधा है। इतिहास के क्षेत्र में कॉमनवेल्थ का इतिहास ब्रिटिश साम्राज्य की देन है। डॉक्टर J.A. विलियमसन ने ब्रिटिश साम्राज्य का विकास, समुद्री व्यापार तथा ट्यूडर कालीन नाविक आदि रचनाएं की हैं। कॉमनवेल्थ इतिहास का एकमात्र उद्देश्य ब्रिटिश उपनिवेशों की स्वतंत्रता के बाद उन्हें राजनीतिक दृष्टि से एकता के सूत्र में बांधने के लिए कॉमनवेल्थ की स्थापना की गई। अब इतिहास का एकमात्र उद्देश्य ब्रिटिश उपनिवेशों की स्वतंत्रता के बाद उन्हें राजनीतिक दृष्टि से एकता के सूत्र में बांधना। अद्भुत बात है। जिस ब्रिटेन ने कभी राष्ट्रों को एक होने ही नहीं दिया, फूट डालो और राज करो का काम किया, वह ब्रिटेन उन राज्यों में एकता स्थापित करेगा जो कभी उसके अधीन थे। अजीब बात है, लेकिन मैंने कहा ना कि यह एक सुविधा की चीज है कि कोई देश इतिहास को किस रूप में लिखता है। ब्रिटेन ने कॉमनवेल्थ के इतिहास को भी इतिहास की एक उपशाखा बना दिया, तो बना दिया। अब वो अपने देश में तो इस तरह पढ़ा ही सकते हैं। इतिहास के क्षेत्र के विचारों का स्वतंत्र अस्तित्व है। इतिहास के क्षेत्र में लोग अलग अलग विचार प्रकट करते हैं और विचारों के इतिहास को पढ़ना चाहिए। यह बात हमें बहुत बार सुनने को मिलती है। तो इतिहास क्षेत्र के विचारों का स्वतंत्र अस्तित्व है। डेवी के अनुसार विचार का संबंध शरीर तथा आत्मा से है। यही कार्यों का प्रेरणा स्रोत होता है। कॉलिंगवुड ने समस्त इतिहास को विचार का इतिहास स्वीकार किया है, क्योंकि मानवीय कार्यों का यही उद्गम स्थल है और मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरित, प्रोत्साहित तथा बाध्य करता है। परिणाम स्वरूप समस्त इतिहास विचार प्रधान होता है। डेवी की किताब है पब्लिक एंड इट्स प्रॉब्लम्स। तो कॉलिंगवुड ने समस्त इतिहास को विचार का इतिहास स्वीकार किया है, क्योंकि मानवीय कार्यों का यही उद्गम स्थल है और मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरित, प्रोत्साहित तथा बाध्य करता है। परिणाम स्वरूप समस्त इतिहास विचार प्रधान होता है। ऐतिहासिक ज्ञान अतीत में मानवीय मस्तिष्क का ज्ञान है। यह मानवीय अनुभव का क्रमबद्ध ज्ञान है। यह ज्ञान का स्रोत तथा बुद्धि का फल है। अतीत संबंधी ज्ञान की इतिहासकार के मस्तिष्क में पुनरावृत्ति होती है। इसी को कॉलिंगवुड ने मानवीय मस्तिष्क की प्रक्रिया कहा है। इतिहास दर्शन
का भी अपना एक महत्व है, और इतिहास दर्शन की दृष्टि से भी हम इतिहास के क्षेत्र की चर्चा कर सकते हैं। इतिहास दर्शन का सबसे पहले प्रयोग वाल्तेर ने किया था। उसका एकमात्र उद्देश्य इतिहास अध्ययन को आलोचनात्मक तथा वैज्ञानिक बनाना था। इतिहासकार से अपेक्षा की जाती थी कि ऐतिहासिक तथ्यों की पुनरावृत्ति की अपेक्षा अपने मस्तिष्क को विकसित करें। दर्शन का अर्थ ज्ञान के प्रति प्रेम है। इसका संकेत क्रमबद्ध ज्ञान से है, जिसका निरीक्षण अथवा प्रत्यक्षीकरण वैज्ञानिक विधियों से भी संभव नहीं है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में जब हीगेल ने इतिहास दर्शन शब्द का प्रयोग किया, तो उसका तात्पर्य सार्वभौमिक मानवीय इतिहास से था। 19वीं सदी के अंत में दार्शनिक इतिहासकारों ने घटना विशेष के ज्ञान के लिए सामान्य नियमों का प्रतिपादन किया। इन दार्शनिक इतिहासकारों की दृष्टि में इतिहास के माध्यम से मानवीय समस्याओं का ज्ञान प्राप्त होता है और यह उनके समाधान के लिए मार्गदर्शन करता है। यदि विज्ञान बाह्य ज्ञान का अध्ययन है, तो दर्शन अंतर्ज्ञान का अध्ययन है। मित्रों, भारतीय और पश्चिमी अवधारणा का यह मूलभूत अंतर है कि पश्चिम में कहा गया है कि विज्ञान बाह्य ज्ञान का अध्ययन है। बाह्य ज्ञान का अध्ययन विज्ञान नहीं है, साइंस है। यदि हम विज्ञान की बात करें और भारतीय चिंतन के परिप्रेक्ष्य में करें, तो विज्ञान भी हमारे अंतर्ज्ञान का अध्ययन है, और दर्शन तो अंतर्ज्ञान का अध्ययन है ही। इतिहास दर्शन के जन्मदाता वाल्तेयर का उद्देश्य इतिहास का आलोचनात्मक तथा वैज्ञानिक अध्ययन है। अब पश्चिमी दर्शन की, पश्चिमी लेखकों की यही समस्या है कि वे जिसे चाहें उसे ज्ञान की किसी शाखा का पिता बता देते हैं। अब इतिहास दर्शन का जन्मदाता वाल्तेयर, हिस्ट्री का जन्मदाता हेरोडोटस, खैर हमें पढ़नी पड़ती है उनकी लिखी हुई बातें। तो इतिहास दर्शन के जन्मदाता वाल्तेयर का उद्देश्य इतिहास का आलोचनात्मक तथा वैज्ञानिक अध्ययन है। हिगेल का उद्देश्य सार्वभौमिक इतिहास से है। काम्टे ने मानवीय ज्ञान संबंधी सामान्य नियमों के अन्वेषण के लिए कार्य किया। कॉलिंगवुड ने अतीत की घटना तथा इतिहासकार के मस्तिष्क में चलने वाले पारस्परिक संबंध की विवेचना को इतिहास दर्शन का प्रमुख आधार माना है। बटरफील्ड के अनुसार इतिहास एक निरंतर आगे चलने वाली शक्ति है। ब्यूरी, ब्लैक, बेकर तथा बियर्ड की दृष्टि में ऐतिहासिक दर्शन युग के अनुकूल साम्य स्थापना का एक प्रयास है। मार्क्स ने आर्थिक नीतिवाद के रूप में तथा टाइनबी युगीन समाजों के विश्लेषण में ऐतिहासिक दर्शन को प्रत्यारोपित किया है। क्रोचे के अनुसार इतिहास दर्शन एक बौद्धिक संस्था है। इतिहास दर्शन के दो रूप हैं, आलोचनात्मक इतिहास दर्शन तथा परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन। आलोचनात्मक इतिहास दर्शन विश्लेषणात्मक है। परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन औपचारिक तथा अर्थवादी है। पहले का उद्देश्य इतिहास विज्ञान का विश्लेषण करना तथा तार्किक खोज करना है। दूसरे का उद्देश्य इतिहास
दर्शन के अंतर्गत इतिहास की घटनाओं में विशेष महत्वपूर्ण अर्थ का अन्वेषण करना होता है। यदि हम मानव की स्वतंत्रता और उसकी प्रगति के इतिहास की बात करें, तो आदिकाल से आधुनिक काल तक इतिहास का सर्वेक्षण किया जाए तो इसका स्वरूप मानवीय स्वतंत्रता के निरंतर प्रयास में परिलक्षित होता है। एक्टन ने कहा है कि इतिहास मानवीय स्वतंत्रता की विकसित कहानी है। इतिहास के महान आंदोलन का उद्देश्य साम्राज्यों का निर्माण नहीं, अपितु मानवीय इच्छा की स्वतंत्रता का निरंतर प्रयास करना रहा है। उद्देश्यपरक इतिहास में मनुष्य ने अपनी शक्ति का उपयोग स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किया है। स्वतंत्रता के अभाव में मानवीय शक्ति को विकसित होने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। गिबन ने रोमन साम्राज्य के पतन का विश्लेषण करते हुए मानवीय स्वतंत्रता के अभाव को पतन का प्रमुख कारण बताया है। फ्रांस के इतिहास में 1789, 1830, 1848 की राज्य क्रांतियों के नवीन अध्यायों की प्रमुख उद्घोषणा में स्वतंत्रता का व्यापक प्रभाव देखा गया है। अब ये क्रांतियां जो बताई जा रही हैं, रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, ये कितनी क्रांतियां थी, यह अध्ययन का विषय है मित्रों। स्वतंत्र मानवीय इच्छा ने मानवीय मस्तिष्क की प्रक्रिया को सक्रिय बनाया है, जबकि अनिवार्यता ने मानवीय शक्ति पर प्रतिबंध लगाया है। बौद्धिकता का विकास स्वतंत्रता का परिचायक है। क्रिया शक्ति चेतना ने ऐतिहासिक घटनाओं को सर्वाधिक प्रभावित किया है। क्रिया शक्ति चेतना ने ऐतिहासिक घटनाओं को सर्वाधिक प्रभावित किया है। संपूर्ण इतिहास मानवीय इच्छा की स्वतंत्रता से ओतप्रोत है। इसीलिए दार्शनिक इतिहासकारों ने इतिहास को मानवीय स्वतंत्रता का इतिहास कहा है। तुर्गो तथा कोंदोरसे ने मानव प्रगति के इतिहास से ही इतिहास का प्रारंभ माना है। इस तत्व ने इतिहास को एकता तथा साम्यता प्रदान की है। प्रगति की अवधारणा ने अतीत, वर्तमान तथा भविष्य के बीच निरंतरता को स्थापित किया है। इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं होती है। यह सिद्धांत प्रगति की अवधारणा को गति प्रदान करता है। अतीतकालीन दास प्रथा से आधुनिक सभ्यताओं का सर्वेक्षण इस तथ्य का स्पष्ट प्रमाण है कि आदि अवस्था से आधुनिक काल तक मानवीय इतिहास का स्वरूप प्रगतिवादी रहा है। इतिहास मानवीय प्रगति को मापने का एक यंत्र है। मनुष्य की क्रियाशील गतिविधियों ने किस प्रकार प्रकृति, पशु, पक्षी, पृथ्वी की शक्तियों पर विजय प्राप्त कर अंतरिक्ष यात्रा के माध्यम से चंद्रमा के धरातल पर अवतरण में सहायक सिद्ध हुआ है। मनुष्य की क्रियाशील गतिविधियों ने किस प्रकार प्रकृति, पशु, पक्षी, पृथ्वी की शक्तियों पर विजय प्राप्त की और अंतरिक्ष यात्रा के माध्यम से मानव चंद्रमा के धरातल पर उतरा है। मानवीय प्रगति ने ब्यूरी जैसे इतिहासकार को यह कहने के लिए बाध्य कर दिया कि इतिहास विज्ञान है, न कम न अधिक। हम कह सकते हैं कि समस्त मानवीय इतिहास प्रगति का इतिहास है। कॉलिंगवुड के अनुसार प्रगति का संबंध प्रकृति तथा इतिहास से है। प्रकृति में प्रगति नहीं अपितु विकास होता है, परंतु मानवीय इतिहास का स्वरूप प्रगतिशील रहा है। इतिहास में समस्त मानवीय उपलब्धियों के पीछे एक प्रगति का इतिहास होता है। चंद्रमा पर मानव अवतरण एक प्रयास का परिणाम नहीं है, बल्कि
उससे पहले भी मनुष्य ने कई बार प्रयास किया है। इतिहासवाद के सिद्धांत के आधार पर अंतिम उपलब्धि के परिवेश में सभी प्रयासों का क्रमबद्ध अध्ययन करना है। आज जब हम जीवन संबंधी नवीन तथ्यों को स्वीकार करते हैं तो उपादेयता को इतिहास के पृष्ठों में ढूंढते हैं। विश्व के इतिहास की चर्चा करें तो प्रथम विश्व युद्ध उग्र राष्ट्रीयता की भावना का परिणाम था। उग्र राष्ट्रीयता पश्चिम की, नेशनलिज्म, यहाँ का नहीं, भारत का नहीं। मानव समाज की रक्षा के लिए विश्व संस्थाओं की आवश्यकता अनुभव की गई। हेग न्यायालय, राष्ट्र संघ तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई। विश्व भ्रातृत्ववाद की भावना को जागृत करने में इतिहासकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वाल्टर रेले ने सबसे पहले विश्व का इतिहास लिखा। इस दिशा में एच.जी. वेल्स तथा टायनबी का योगदान अधिक महत्वपूर्ण है। परिणाम स्वरूप आज राष्ट्र विशेष की समस्या विश्व की समस्या के रूप में देखी जाती है। मित्रों, इन विभाजनों का कोई अंतिम रूप नहीं है। इतिहास का कालिक विभाजन यद्यपि महत्वपूर्ण है, परंतु इतिहासकारों को विशिष्ट दक्षता के लिए परिवेश में अपने आप को बंद नहीं कर लेना चाहिए। प्रोफेसर बुशमेकर ने लिखा है कि यदि आप इस तरह से करेंगे तो वह अवैज्ञानिक होगा। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एक भाषण में एक जर्मन इतिहासकार ने कहा कि जर्मनी के इतिहास 1927 से 1930 का मैं विशेषज्ञ हूं। तो श्रोताओं ने इसका उपहास किया क्योंकि उनकी दृष्टि में विशेषता के साथ साथ इतिहास के सामान्य ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। रेनियर ने स्पष्ट लिखा है कि किसी क्षेत्र की ऐतिहासिक दक्षता इतिहास की शत्रु है। यदि पेशेवर इतिहासकार सामान्य तथा सार्वभौमिक इतिहास नहीं लिखेंगे तो इतिहास लेखन इतिहासकारों के हाथों से निकल जाएगा। परिणाम स्वरूप इतिहास की विशिष्ट दक्षता के साथ साथ सामान्य इतिहास का अध्ययन और लेखन हमें करना चाहिए। वर्तमान समाज हमसे, इतिहासकारों से यही अपेक्षा करता है। तो मित्रों, यह था हमारा पाठ इतिहास का क्षेत्र। फिर मिलेंगे। नमस्कार।